जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया थी, इन तीनों कारणों की वजह से शुरू हुई थी। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, कांग्रेस में जो विभाजन की प्रक्रिया थी वो इन तीनों कारणों से शुरू हुई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों, आम जनता को अपने साथ रखने पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गर्मपंथी सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1907 ईस्वी में जब सूरत में अधिवेशन हुआ, 1907 में दोस्तों जब सूरत में अधिवेशन हुआ, तो उस टाइम गर्मपंथ और नरमपंथ ये दोनों जो है अलग हो गए। इन दोनों का कांग्रेस में विभाजन हो गया 1907 ईस्वी में दोस्तों। साथ ही दोस्तों, यदि बात करें कि गर्म पंथ में कौन कौन थे, तो गर्म पंथ में लाल बाल पाल थे। इसको ध्यान में रखिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, इन तीनों जो हैं ये गर्म दल के महत्वपूर्ण नेता थे। गर्म पंथ के गर्म दल के महत्वपूर्ण नेता थे लाल बाल पाल, और साथ ही अरविंद घोष भी गर्म पंथ के ही नेता थे। जबकि महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद वो सभी नरम पंथ के नेता थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? दोस्तों, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा? ऑप्शन है हॉर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेसफोर्ड। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू हंटर ने। दोस्तों, डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक थी, और उसी पुस्तक में उन्होंने मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये बात उन्होंने लिखी थी। डब्ल्यू हंटर ने दोस्तों अपने एक पुस्तक में लिखी थी। हालांकि आंसर दोस्तों यहाँ पर साइड में दिया हुआ है। मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ, इस आंसर जो है साइड में दिया हुआ है, लेकिन हर एक प्रश्न का आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सभी का अभ्यास हो सके। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, कौन सी पुस्तक दोस्तों? द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो दोस्तों, डब्ल्यू हंटर ने अपनी किस पुस्तक में लिखा था? द इंडियन मुसलमान। इस पुस्तक को याद रखिएगा, द इंडियन मुसलमान पुस्तक में डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा है संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है एल्बर्ट बिल, स्ट्रैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट बिल। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एल्बर्ट बिल था, जो कि लॉर्ड लिटन इससे संबंधित नहीं थे। जबकि दोस्तों शस्त्र अधिनियम, स्ट्रैची कमीशन और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो तीनों था ये लॉर्ड लिटन के समय ही आया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लिटन ने 1878 में लेकर आया था। 1878 में दोस्तों लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत इसने भारत के जितने भी प्रेस से उन सभी को उस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वे कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने अखबार में नहीं छापेंगे। अगर वे कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने अखबार में कुछ भी छापेंगे तो उनके मशीनों को जब्त कर लिया जाएगा और उनका जो प्रेस है वो बंद कर दिया जाएगा। और शस्त्र अधिनियम को दोस्तों लॉर्ड लिटन ने उसके एक साल बाद ही, यानी कि 1879 ईस्वी में लेकर आया था। 1879 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम को लेकर आया, और इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि कोई भी भारतीय अपने साथ हथियार नहीं रख सकता है।
तो उस तरह साथ ही दोस्तों एस्ट्रेची कमीशन भी लॉर्ड लीटन के ही समय में आया था, जबकि इल्बर्ट बिल की बात करें तो ये लॉर्ड रिपन के समय आया था। लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों इल्बर्ट बिल आया था। यदि दोस्तों बात करें इल्बर्ट बिल के बारे में तो ये लॉर्ड रिपन के समय आया था, और इल्बर्ट बिल में ये बात कही गई थी कि अब भारत के लोग भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठ सकते हैं, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ भी वे सुनवाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इल्बर्ट बिल जो है ये कुछ ही समय के बाद रद्द भी हो गया, लेकिन इल्बर्ट बिल को किसने लाया था तो लॉर्ड रिपन ने लेकर आया था, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो शस्त्र अधिनियम है, स्ट्रैची कमीशन है और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, यह तीनों किसने लाया था तो ये तीनों लॉर्ड लीटन ने लेकर आया था। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल विवाद वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछता है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। इसमें दिया है कि इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। हालांकि दोस्तों इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया कि भारत के लोग अंग्रेज को कैसे सजा दे सकते हैं, और साथ ही इस बिल को अंग्रेजों ने रद्द करवा कर ही माना। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। आगे दोस्तों इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाएगा, जिसकी स्थापना लगभग 1928-29 के करीब होगी। इसमें दिया हुआ दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। दिया है कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन करने के लिए अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में HRA नाम दिया गया था, नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था ये एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। इसके संस्थापक में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी थे दोस्तों इसके संस्थापक में। कभी कभी दोस्तों ये पूछ भी देता है कि निम्नलिखित में कौन इसके संस्थापक नहीं थे, तो ये सभी नाम आपको दोस्तों याद रहने चाहिए ताकि आप उसमें से छांट सकें कि कौन इसमें संस्थापकों में नहीं थे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न है कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन लाल धिंगरा। दोस्तों कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। साथ ही दोस्तों यदि बात करें उधम सिंह के बारे में तो दोस्तों उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना था। जनरल ओ डायर दोस्तों जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसने गोली चलवाई थी, उसको उधम सिंह ने मारा था। और बात करें भगत सिंह को तो भगत सिंह ने दोस्तों सैंडर्स को मारा था। सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था दोस्तों। सैंडर्स जिसने 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय को मार दिया था। लाला लाजपत राय को दोस्तों सैंडर्स ने लाठियों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी, और उसी सैंडर्स को भगत सिंह ने मार दिया था। भगत सिंह ने उसी को मार दिया था दोस्तों, और उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दिया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दिया था। वायली प्रधानमंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। तो दोस्तों कर्जन वायली किस रूप में नियुक्त था तो भारत मंत्री, माफ़ कीजिएगा, लिखा है भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। आगे दिया है 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। दोस्तों हम जानते हैं कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था, और उसी के सर्वेक्षण के लिए 10 साल के बाद 1919 में उसी के सुधार के लिए, उसी की जांच के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर जो चेम्सफोर्ड है
दोस्तों चेम्सफोर्ड 1919 के समय में वायसराय था। 1919 दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड है ये उसी समय वायसराय था दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि तत्कालीन भारत सचिव एडविन मंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन को भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में एक्सप्लेनेशन से भी आ जाते हैं। तो हम लोग दोस्तों साथ ही साथ प्रश्न के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी करते जाएंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमसे न छूटे। यहाँ अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? दोस्तों इसमें पूछा है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसका लेखक कौन था? ऑप्शन है अरविंद घोष, एओ ह्यूम, जीके गोखले, बीजी तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। दोस्तों अरविंद घोष के बारे में हम जानते हैं कि अरविंद घोष भी ये गर्म दल के नेता थे। दोस्तों लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों के साथ साथ अरविंद घोष भी ये भी गर्म दल के नेता थे जो कि कांग्रेस का विरोध करते थे। साथ ही दोस्तों अंत में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और ये पांडिचेरी चले गए। अंत में दोस्तों इन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए, जहाँ पर औरविलो आश्रम में ये रहने लगे। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, कहाँ चले गए? तो पांडिचेरी चले गए और वहाँ पर किस आश्रम में रहने लगे? तो ओरोविलो आश्रम में दोस्तों वहाँ पर रहने लगे। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछता है कि इन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर किस आश्रम में चले गए? तो आश्रम का नाम क्या हो जाएगा? ओरोविलो आश्रम में चले गए। और किस जगह पर है ओरोविलो आश्रम? तो पांडिचेरी में है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डॉफ्रिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के दोस्तों 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। चार्टर एक्ट जो आया था दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को दोस्तों उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। जबकि दोस्तों बात करके तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था दोस्तों वो था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, इसको ध्यान में रखिएगा। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो था 1773 ईस्वी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। और उसके बाद 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। साथ ही दोस्तों उसके बाद जब 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया, 1858 में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम आया तो उस समय भारत का वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि भारत का बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद दोस्तों बात करें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग 1858 के अधिनियम के तहत। तो इसमें दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को। इसमें दिया हुआ है कि वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल बनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दिया है कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया दिया गया, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, बंगाल का नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त हुआ था, तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, रॉबर्ट जो क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर था, केवल गवर्नर जनरल नहीं, केवल गवर्नर था। इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तक और एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। तो इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन है मुस्लिम लीग के द्वारा, किसान सभा के नेतृत्व में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा के नेतृत्व में। दोस्तों तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेनेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें दी हुई रहती है, जहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में हम लोग देखते रहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये जो आंदोलन था ये बंगाल में हुआ था और ये किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस आंदोलन को जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि किस आंदोलन को जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन कहा जाता था। तो वो हो जाएगा दोस्तों तेभागा आंदोलन। आगे दिया है कि इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। तो इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे दोस्तों वे कौन थे, तो कंपाराम सिंह और भुवन सिंह, ये दो लोग जो थे ये तेभागा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। इसमें अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था विश्वविद्यालय एक्ट के तहत। तो उसमें 2 भारतीय भी सम्मिलित थे। तो वो पूछ रहा है कि इसमें 2 भारतीय कौन थे। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी में दिया है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इनको वो सम्मिलित किया था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों जिनमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। तो दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन है 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी दिया है 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने, 1870 ईस्वी में पंडिता रामाबाई रानडे ने, 1870 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। दोस्तों 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जीवी जोशी शामिल थे। दोस्तों यह जो संस्था थी ये सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी दोस्तों थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था। इसमें बताना है दोस्तों कि इन उद्देश्यों में कौन सा नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो था वो कांग्रेस के उद्देश्यों में नहीं था। बाकी तीनों जो है ए, बी, डी ये तीनों जो है उसके उद्देश्यों में था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना ये उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं था।
तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।